हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा क्लास 9 के बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वाई सॉलिड लिक्विड एंड गैस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि सॉलिड लिक्विड गैस इन तीनों का डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों होता है। तो देखिए आंसर क्या है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, हम लोग मैटर का काइनेटिक थ्योरी जानते हैं, जिसमें द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मोशन। मतलब हम लोग जानते हैं कि जितने भी मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर अगर मूव कर रहा है तो उस समय एनर्जी लग रहा होगा। तो उस समय वो जो एनर्जी लग रहा होगा कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। इसका मतलब यह है कि जितने भी पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। वो लोग आपस में एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस भी बोलते हैं। जो बीच में गैप होते हैं उन दोनों के बीच में जो भी दो मैटर होते हैं, दो एटम्स होते हैं, वो दोनों आपस में फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्सेस बोलते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टेंड्स टू होल्ड द पार्टिकल टुगेदर एंड कंट्रोल देयर मूवमेंट। मतलब कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पार्टिकल ऑफ मैटर को आपस में होल्ड करके रखते हैं, साथ में पकड़ के रखते हैं कि इनका मूवमेंट क्या हो जाता है, इनके मूवमेंट में कंट्रोल आ जाता है। इसलिए किसी के जो एटम्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते और किसी के एटम बहुत तेजी से मूव कर पाते हैं। तो जिसके एटम बहुत तेजी से मूव कर पाते हैं उनमें अलग प्रॉपर्टी शो होता है, और जिनमें जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाता उनमें अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी शो होती है। तो इसका आंसर आप ये लिखोगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, अदर स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने 3 स्टेट ऑफ मैटर को देखा था, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ मैटर हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। चलिए तो देखिए, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 2 और स्टेट ऑफ मैटर है। फोर्थ मैटर को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं और फिफ्थ मैटर जो है वो क्या है, BEC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 तो स्टेट ऑफ मैटर होते ही हैं, साथ ही साथ प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होता है। तो इनको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा को हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। प्लाज्मा इज सिमिलर टू द गैस। मतलब जो प्लाज्मा होता है वो एकदम गैस की तरह होता है। ठीक है। पार्टिकल ऑफ प्लाज्मा आर मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, है ना। यानी जो प्लाज्मा होता है उसके पार्टिकल्स क्या चीज से बने होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और साथ ही साथ इसमें आयंस, कैटायंस और आयंस पढ़े थे ना अपना। तो इस तरह के एनायंस या कैटायंस, इनके आयंस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो आयंस होते हैं वो बहुत ही हाई टेम्परेचर के होते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्लाज्मा डू नॉट हैव ए डेफिनाइट शेप। जो प्लाज्मा होता है उनके पास कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता, उनको वो किसी भी शेप में ढल सकते हैं। और ए डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है, उनका वॉल्यूम भी डेफिनाइट नहीं होता। अनलेस इंक्लोज्ड इन ए कंटेनर, तब तक उनका शेप और वॉल्यूम डेफिनाइट नहीं होता जब तक उस प्लाज्मा को किसी कंटेनर में नहीं डालें। अगर प्लाज्मा को कंटेनर में डाल देंगे तो उसका शेप और उसका वॉल्यूम दोनों का दोनों जिस भी तरह के कंटेनर में डाले थे उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे गैस के साथ होता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा में बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम। मतलब प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम होता है। न्यूट्रल मीडियम मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों इक्वली अमाउंट में होते हैं। प्लाज्मा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स। अब देखिए ये जो प्लाज्मा होता है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाने वाला मैटर है। और ये मैटर जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है। यूनिवर्स में हद से ज़्यादा जितने भी मेटेओर्स, एस्ट्रॉइड्स या फिर जितने भी
या स्टार्स, है ना, स्टार्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टार्स के अंदर जितना भी है वो क्या है, प्लाज्मा ही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा ऑकर नेचुरली इन द स्टार्स, है ना, यानी जो प्लाज्मा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, स्टार्स में। ऑल स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा स्टार ग्लो, है ना, यानी स्टार क्यों ग्लो कर रहे हैं, स्टार इसलिए ग्लो कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा इज फॉर्म बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण क्या होता है, जो प्लाज्मा है वो फॉर्म होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन हमको सन लोग में भी दिखाई देता है, तो सन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, इसलिए सन भी क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी, सन के अंदर भी एक तरह का क्या है, प्लाज्मा है, क्योंकि सन भी एक तरह का क्या है, स्टार है। प्लाज्मा टीवी, है ना, प्लाज्मा टीवी, एलईडी, एलसीडी, है ना, उसी तरीके से एक प्लाज्मा टीवी आता था। तो प्लाज्मा टीवी के अंदर क्या होता था, जो मैटर प्रेजेंट होता था वो क्या होता था, प्लाज्मा होता था, ठीक है। अब प्लाज्मा का कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे फ्लोरेसेंट लैम्प जो होता है, ये नियॉन होते हैं, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए तो ये क्या होते हैं, ग्लो करने लगते हैं। तो ये फ्लोरेसेंट लैंप आपको कहाँ दिखाई देगा, ट्यूबलाइट होता है ना, व्हाइट कलर का ट्यूबलाइट, है ना, या फिर रेस्टोरेंट के बाहर में, जो रेस्टोरेंट के बाहर में जो उसका नाम लिखा रहता है और वो जो ट्यूबलाइट जलता है अलग अलग कलर का, उसमें नियॉन भरा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। चलिए आगे समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखिए यहाँ पर बोस आइंस्टाइन, इसका मतलब कि एक इंडियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, है ना, और आइंस्टाइन को जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों ने मिलकर के एक नया फिफ्थ मैटर को ढूंढा था जिसका नाम इन्हीं लोग के नाम पर रखा गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब ये कंडेंसेट का मतलब क्या हुआ, यानी इसमें जो मैटर था वो सबसे ज़्यादा किस प्रेजेंस को, प्रॉपर्टी को दिखा रहा था, कंडेंसेशन को। हम लोग जानते हैं ना कंडेंसेशन क्या होता है, अगर गैस को कूल किया जाए, है ना, यानी टेम्परेचर लो किया जाए, अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो क्या होगा, गैस किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में, है ना, और लिक्विड को अगर टेम्परेचर लो कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, है ना। तो इन्होंने गैस को कंडेंसेट करके एक नया मैटर को ढूंढ निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इंडियन फिजिसिस्ट Satyendra Nath Bose made a study regarding a fifth state of matter. Based on his study, Albert Einstein predicted a fifth state of matter called the Bose-Einstein condensate. इन दोनों के मदद से ही एक फिफ्थ मैटर को हम लोगों ने समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए BEC, ये कैसे फॉर्म होता है। देखिए किसी भी गैस को जब कूल करें, अगर कूल करते हैं वो भी एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर और लो डेंसिटी से, सुपर लो टेम्परेचर, ठीक है, या एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा टेम्परेचर का, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर इस डिग्री सेल्सियस में किसी हम लोग गैस को अगर क्या करें, कूल करते हैं, तो वो उसका एक नया प्रॉपर्टी दिखाई देगा जिसको हम लोग BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। चलिए आगे के टॉपिक समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। अब इस डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखिए द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस with another substance due to the motion of its property is called diffusion। मतलब डिफ्यूजन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस स्प्रेड आउट होते हैं, और स्प्रेड आउट होने के कारण वो लोग आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स होते हैं, और वो मिक्स हो जाते हैं, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये डिसॉल्व क्यों होते हैं, क्योंकि पहला पार्टिकल ऑफ मैटर का जो सब्सटेंस जो होता है उसका पार्टिकल क्या करता है, मोशन में आता है, मूव करता है ना, और दूसरे भी पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है वो भी मूव करता है, और दोनों मूव करके आपस में क्या हो जाते हैं, दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, है ना, दोनों मिक्सिंग हो जाते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज ऑन अंटिल यूनिफॉर्म मिक्सचर
इज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस जब आपस में यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेते हैं तो इसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारा इसका एग्जांपल है, जैसे ब्रोमाइन वेपर इन एयर, है ना, ये लोग आपस में बहुत तेजी से क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। मतलब डिफ्यूजन तभी होगा जब पार्टिकल जो हो गए किसी भी सब्सटेंस के वो क्या होंगे, मोशन में होंगे, तभी एक मैटर दूसरे मैटर से क्या होगा, उसके पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, डिफ्यूजन ऑकर इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। मतलब जो डिफ्यूजन है वो इन तीनों स्टेट में होता है। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैस, मतलब जो डिफ्यूजन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट इन गैसेस में बहुत तेजी से डिफ्यूजन होता है, वेरएज स्लोएस्ट इन सॉलिड्स में बहुत धीमा होता है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, लेकिन जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही रिजिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और वो बहुत तेज़ी से मूव नहीं कर पाते। जब मूव नहीं कर पाते इसलिए बहुत तेज़ी से वो मिक्स भी नहीं हो पाते, है ना। मिक्स होते हैं लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं होते, इसलिए स्लोएस्ट होता है। और इनमें जो गैसेज होते हैं उनमें बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। देखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा, उतने ही पार्टिकल ऑफ मैटर आपस में मिक्स होते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में डिफ्यूजन कैसे होता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन होता है वो स्लो होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। ठीक है, लेकिन होता है। कुछ एग्जांपल्स के रूप में बताता हूँ। अगर ब्लैक बोर्ड में अगर हम लोग चॉक से लिखें, ठीक है, चॉक से लिखें और उसे कुछ समय के लिए क्या करें, अनक्लीन मतलब छोड़ दें, उसे साफ ना करें। जो भी ब्लैक बोर्ड में हम लोग चॉक की मदद से लिखें, ठीक है, और उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें। ठीक है, छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद, जैसे 2 दिन 3 दिन 5 दिन, अगर आप उसके बाद उसको ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद अगर आप उसको मिटाने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी नहीं मिटेगा, है ना। वो जल्दी से रब या क्लीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस समय क्या हो गया होगा, वो चॉक के पार्टिकल्स और वो जो ब्लैक बोर्ड का जो पार्टिकल्स था वो आपस में डिफ्यूज हो गए थे, यानी वो मिक्स हो गए थे। यानी अगर आप किसी ब्लैक बोर्ड में लिखें और उसी समय मिटाएं तो वो बहुत जल्दी से मिट जाएगा, लेकिन उसी कंसिडरेबल में अगर आप किसी ब्लैक बोर्ड में लिखें और उसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद अगर उसे अनक्लीन मतलब मिटाने की कोशिश करें तो वो जल्दी आप नहीं मिटा पाएंगे, जल्दी से वो नहीं मिटेगा, क्योंकि जो चॉक के पार्टिकल्स होंगे और जो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल होंगे वो दोनों आपस में क्या हो गए होंगे, डिफ्यूज हो गए होंगे। तो चॉक भी एक सॉलिड पार्टिकल है ना, और जो ब्लैक बोर्ड है वो भी सॉलिड पार्टिकल है, तो वो दोनों में भी डिफ्यूजन शो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिक्विड देखते हैं। तो देखिए लिक्विड में किस तरीके से डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो लिक्विड में हम लोग जानते हैं कि लिक्विड में भी स्लो होता है, लेकिन किससे फास्ट होता है, सॉलिड से फास्ट होता है ना। लेकिन गैस के मुकाबले, क्योंकि गैस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है ना, उससे कम होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है सॉलिड में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है। जैसे अगर किसी सॉलिड पार्टिकल को, है ना, कोई भी सॉलिड पार्टिकल को आप शुगर ही ले लीजिए, अगर शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो देखोगे कुछ समय बाद वो क्या होता है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। मतलब वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, क्रिस्टल होते हैं शुगर के, चीनी के, अगर उसको वाटर में डाल दें तो उसमें क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जैसे ही वो शुगर सॉल्यूशन बनेगा तो आपको वो शुगर का पार्टिकल्स दिखाई नहीं देगा, क्योंकि शुगर का पार्टिकल वाटर के पार्टिकल से क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड में भी होता है। चलिए गैस देखते हैं। तो गैस में तो बहुत तेजी से डिफ्यूजन होता है, बहुत फास्ट होता है ना। तो देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ गैस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि गैस जो होता है वो बहुत तेजी से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है,
द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस हाउएवर डिपेंड ऑन द डेंसिटी, लाइट गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर देन हैवी गैसेस। मतलब अब गैसेस में भी दो तरह के होते हैं, हैवी गैसेस होते हैं, लाइटर गैस होते हैं। जो लाइटर गैसेस होते हैं वो डिफ्यूज बहुत तेजी होते हैं हैवी गैसेस के मुकाबले। कुछ एग्जांपल के तौर पे बताएं, अगर हम लोग एक इंसेंस स्टिक ले लें, ठीक है, यानी अगरबत्ती ले लें, अगरबत्ती को घर के किसी कोने पर जलाएं और जलाने के बाद जो उसका गैस रिलीज होगा, उसका जो फ्रेगनेंस निकलेगा वो एयर में क्या होगा, बहुत तेजी से क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, वो एयर में वो इंसेंस स्टिक का जो फ्रेगनेंस होता है वो बहुत तेजी से क्या हो जाता है, डिफ्यूज होता है, और वो एयर का जो पार्टिकल है वो हमारे नोज से इंटर करता हुआ हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि ये इंसेंस स्टिक का इस तरह का क्या है, फ्रेगनेंस है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि गैसेस में भी डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है। चलिए आगे का टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, है ना। हम लोग टेम्परेचर का कुछ कॉमन यूनिट्स देखेंगे और उसकी एसआई यूनिट भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर को मापने का जो कॉमन यूनिट है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखिए ऊपर छोटा सा जीरो जैसा बनाते हैं, वो डिग्री है, और उसके बाद कैपिटल सी लिख देते हैं। सी का मतलब क्या हो गया, सेल्सियस, ठीक है। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है या क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, दोनों में ही हम लोग क्या होता है, सेल्सियस स्केल से नापते हैं, उसमें सेल्सियस मेंशन होता है, ठीक है। देयर आर अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड कैल्विन स्केल, है ना। दूसरे भी तरह का टेम्परेचर के स्केल होते हैं जिसको हम लोग कैल्विन स्केल बोलते हैं, ठीक है। कैल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल भी होता है ना। अलग अलग तरह से सेल्सियस भी लिखा रहता है या फिर कैल्विन के रूप में भी हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। विच इज यूज्ड बाय द साइंटिस्ट मेनली फॉर द रिसर्च वर्क, है ना। जनरली ये कैल्विन रिसर्च वर्क में साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये भी टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है कैल्विन, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर के से डिनोट करते हैं। अब देखिए कुछ रिलेशनशिप देख लेते हैं कैल्विन और सेल्सियस का, ठीक है। तो देखिए जो कैल्विन होता है वो हमेशा बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर हम लोग कभी भी कैल्विन स्केल निकालना चाहते हैं तो जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया रहे, जितना भी डिग्री सेल्सियस, अगर उसमें 273 को ऐड कर दें तो वो हमारा कैल्विन स्केल निकल जाएगा। सपोज दैट कि अगर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है और हमें पता करना है कि इस 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम कैल्विन के फॉर्म में लिखें तो कितना हो सकता है। तो अगर कैल्विन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में से क्या करेंगे, 273 ऐड कर लेंगे। यानी जो भी डिग्री सेल्सियस था, हमारे पास क्या एग्जांपल था, 100 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 273 ऐड कर लेंगे। जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 373। तो 373 क्या हो जाएगा, कैल्विन, ठीक है। यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कैल्विन से सेल्सियस से कैल्विन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 273 को ऐड करना होगा। और अगर इसका वाइस वर्सा, है ना, अगर कैल्विन से डिग्री सेल्सियस निकालना है तो हमें 273 माइनस करना होगा, है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ फ़ारेनहाइट भी डिग्री सेल्सियस की जैसा ही होता है, ठीक है। बिफोर द एंड ऑफ 20th सेंचुरी फ़ारेनहाइट वाज यूज्ड एज यूनिट टू मेजर द टेम्परेचर। 20वीं सदी से पहले, है ना, क्या था कि हम लोग डिग्री सेल्सियस की जगह पर फ़ारेनहाइट ही यूज़ करते थे। ये भी एक यूनिट ही है टेम्परेचर का। द स्केल ऑफ फ़ारेनहाइट वाज नेम्ड आफ्टर द फिजिसिस्ट डैनियल गैब्रिएल, ठीक है। जो फिजिसिस्ट थे उन्हीं के नाम पर क्या हुआ, उन्होंने ही खोज किया था फ़ारेनहाइट को। और इस फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री F से डिनोट करते हैं। अब देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हैज़ बीन डिफाइंड फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट अगर कोई पूछे फ़ारेनहाइट में तो वो कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह 212
डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। यहाँ से वाटर बॉइल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर किसी वाटर को फ्रीज करना है, ठीक है, अगर उस लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में करना है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद वो क्या होने लग जाता है, फ्रीज होने लगता है। और किसी वाटर को गैस में कन्वर्ट करना है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद वो वाटर क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है, वो वाटर गैस में कन्वर्ट होने लगता है। उसी तरह देखिए डिग्री सेल्सियस, उसी तरह डिग्री सेल्सियस से देखिए, डिग्री सेल्सियस अगर लिखते हैं तो उसमें 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट माना जाता है वाटर का, और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। मेनली डिग्री सेल्सियस इंडियन लोग यूज़ करते हैं और डच कंट्रीज़ में फ़ारेनहाइट यूज़ होता है, वैसे हम लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं। देखिए डिग्री सेल्सियस इज रिप्लेस्ड बाय केल्विन, मोरओवर इट इज यूज्ड वाइडली इवन टुडे इन क्लिनिकल एज वेल एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। मतलब कि केल्विन जो है वो अब बहुत जगह, चाहे वो क्लिनिकल हो या लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो, सब में केल्विन भी मेंशन होता है। पहले सिर्फ डिग्री सेल्सियस ही यूज होता था। चलिए आगे समझते हैं। ये देखिए, अगर केल्विन की बात करें तो केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं, तो पहले हम लोगों ने देखा था। देखिए केल्विन अगर वाटर के फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट को देखा जाए तो वो कितना होता है, 273 के होता है ना। और बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर का देखा जाए तो वो कितना होता है, 373 के। ठीक है, के फॉर केल्विन है। ठीक है, अगर हम लोग केल्विन स्केल -273 के कंसिडर करें तो वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। जैसे अभी हम लोगों ने BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में भी देखा था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही थी, जिसमें -273.15 डिग्री केल्विन की ज़रूरत थी। ठीक है, कुछ कन्वर्जन देखते हैं। देखिए, अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालना है ना, अगर आपको सेल्सियस दिया गया है और आपको फ़ारेनहाइट निकालना है तो उसका फार्मूला देखिए कुछ इस तरीके से है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। मतलब अगर आपको फ़ारेनहाइट निकालना है तो क्या होगा, आपको डिग्री सेल्सियस दिया गया होगा, डिग्री सेल्सियस जितना भी दिया गया होगा उसको हमें क्या करना है, 9 से इंटू करना है और उसके बाद 5 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके बाद 32 से ऐड कर देना है। आप पहले ऐड नहीं कर सकते, ये ब्रैकेट वाला काम है, यानी ये वाला जो काम है उसको हम लोग पहले करेंगे। यानी डिग्री सेल्सियस को पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आया उसको हम लोग 32 से ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर इसका उल्टा, अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया रहे और अगर डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फ़ारेनहाइट में जितना भी फ़ारेनहाइट दिया रहेगा पहले उसे 32 से ही माइनस कर लेना है। पहले इसे क्या करना है, 32 से माइनस कर लेना है। ठीक है, माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है। देखिए इसमें उल्टा हो गया है। ठीक है, इसमें क्या था कि पहले 9 से मल्टीप्लाई करना था, 5 से डिवाइड करना था और जो भी आंसर था फिर उसके बाद 32 से ऐड करना था। लेकिन इसमें क्या है कि पहले फ़ारेनहाइट को 32 से माइनस कर लेना है, माइनस करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सेल्सियस से केल्विन निकालना है तो केल्विन निकालने का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देंगे 273। उसी तरह अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस निकालना है तो डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए क्या करेंगे, केल्विन से माइनस कर देंगे 273 को, है ना। तो ये कुछ कन्वर्जन है, कुछ एग्जाम्पल भी है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, कन्वर्ट 320 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, मतलब हमें केल्विन दिया गया है और हमें क्या निकालना है, सेल्सियस निकालना है। तो देखिए हमें केल्विन दिया गया है और सेल्सियस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, उसके लिए था केल्विन को माइनस करना है 273 से। तो देखिए केल्विन दिया गया है और उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं 273 से, तो जब इन दोनों को माइनस कर दिए तो जितना भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है ना, 47 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस दिया गया है और हमें केल्विन निकालना है
ठीक है, डिग्री सेल्सियस दिया गया है और केल्विन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो देखिए दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस को ऐड कर रहे हैं 273 से, तो 298 ये केल्विन आ गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस निकाल सकते हैं, ठीक है, और अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो उससे फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको बता देने का, ठीक है। तो चलिए जल्द से जल्द समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, फ़ारेनहाइट दिया गया है और हमें क्या निकालना है, सेल्सियस निकालना है। तो मैंने अभी बताया था ना कि अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया गया है और सेल्सियस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फ़ारेनहाइट को माइनस करना होगा 32 से और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 से और उसके बाद 9 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर वही है, देखिए फॉर्मूला, ठीक है। क्या करना है, पहले फ़ारेनहाइट को माइनस करना है 32 से, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करना है। तो देखिए हमारे पास फ़ारेनहाइट कितना था 98.6 को माइनस कर रहे हैं 32 से, तो कितना आ रहा है 66.6। 66.6 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 333। 333 को क्या करना होगा, 9 से डिवाइड करना होगा, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि अगर हम 98.6 डिग्री सेल्सियस है फ़ारेनहाइट है तो इसका इक्विवेलेंट अगर डिग्री सेल्सियस निकालें तो कितना हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस दिया रहता और हमें फ़ारेनहाइट निकालना होता, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है ना कि अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस दिया गया है और फ़ारेनहाइट निकालना है तो क्या करना होता है, डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई करना होता है 9 और उसके बाद डिवाइड करना होता है 5 से, जो भी आंसर आता है उसे 32 से ऐड करना होता है। तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास कितना डिग्री सेल्सियस है 20 डिग्री सेल्सियस और हमें इसी का इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं करेंगे 32 से ऐड लास्ट में करेंगे। 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 36 और 36 को लास्ट में क्या करेंगे 32 से ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना आ गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो यानी 20 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है।